सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अ फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट और हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी देख चुका है। आई हैव अपलोडेड पार्ट 1 ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड टुडे विल बी कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर और आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो इंजेक्शंस एंड इम्प्लांट्स पे हमने चैप्टर को एंड करा था लास्ट वीडियो में। देखो, प्रोजेस्टेरॉन्स होते हैं या फिर उसको ईस्ट्रोजन के साथ कंबाइन करके फॉर्म में ही मिलता है इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स, ठीक है। फीमेल्स ऑब्वियसली यूज़ करती है इसे। इसको सबडर्मली ना स्किन के अंडर प्लेस करा जाता है बाय एक्सपर्ट डॉक्टर्स। दिस इज़ समथिंग जो तुम खुद से यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वाला है। तो दिस इज़ नॉट लाइक कॉन्डोम्स कि भाई तुमने खुद से यूज़ कर लिया। नो, यू नीड एक्सपर्ट डॉक्टर्स, ठीक है। वो या फिर नर्सेज भी दे विल प्लेस सबडर्मली अंडर द स्किन, ठीक है। देखो, इम्प्लांट्स होते क्या है, एक हार्मोन कंटेनिंग डिवाइसेस होते हैं और इम्प्लांट किया जाता है सबडर्मली। ये तो दिख रहा है हमें। इसका कॉमन सबसे मतलब ऐसा एग्जांपल जो बुक में दे रखा है डेट इज़ नॉर प्लांट, ठीक है। नॉर प्लांट जो है ना, तो प्रोजेस्टिन ओनली डिवाइस जिसके 6 सिलिकॉन स्मॉल सिलिकॉन परमिएबल होते हैं। या अगर अभी लाइक 6 परमिएबल ऐसे सिलिकॉन प्लेट्स होते हैं जो कि स्किन के अंडर प्लेस करे जाते हैं, ठीक है। कैप्सूल ईच हैविंग 11 और गैस्ट्रल, ओके। ये फैन शेप्ड होता है और इंसर्टेड अंडर द स्किन, इफेक्टिव फॉर अप टू 5 ईयर्स, ओके। तो अगर कोई ऐसा बंदा है, ठीक है, ऐसे कपल्स हैं जिनको अभी बेबी कॉन्सीव नहीं करना है, दे वांट अ गैप। मान लो उनका एक बेबी हुआ एंड वो चाहते हैं कि नेक्स्ट बच्चे के लिए 3 साल का गैप रहे बीच में, राइट। तो इस केस में क्या होता है कि जो कपल्स होते हैं डॉक्टर्स के पास जाएंगे, उनको 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का गैप कराना है बच्चों के बीच। तो वो इम्प्लांट्स लेते हैं, ठीक है। द फीमेल बॉडी की बात कर रहे हैं, वो इम्प्लांट्स लेगी और इससे क्या होगा, डॉक्टर्स इम्प्लांट्स को ना यूटरस में सबडर्मली जो है प्लेस कर देते हैं इन द यूटरस इटसेल्फ। और ये ऐसे होंगे ना कि मतलब स्पेस हो जाएगा बिटवीन चिल्ड्रंस, राइट। अगर इवन इफ कपल्स अगर कोइटस करते भी हैं तो कोई चांस नहीं है कि वो प्रेग्नेंट होगी। सो दैट्स द केस। तो इट इज़ इफेक्टिव फॉर अप टू 5 ईयर्स। मोड ऑफ एक्शन है सिमिलर टू पिल्स होता है, पिल्स की तरह काम करता है ये बिल्कुल। ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया यहाँ पर। देखो, कुछ ना इमरजेंसी केसेस भी तो होते हैं ना। अब जैसे कि पता है तुम्हें, रेप केसेस होते हैं, राइट। भाई रेप केसेस में नोबडी विल वांट दैट किड टू बी बोर्न, राइट। तो उस केस में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस यूज़ होते हैं, जैसे आईयूडीज हो गया, प्रोजेस्ट्रोजेंस या फिर प्रोजेस्ट्रोन प्लस एस्ट्रोजन कॉम्बाइन फॉर्म में। और जब कोइटस होता है ना इन रेप केसेस, तो 72 आवर्स के अंदर अंदर इसको अगर यूज़ करते हैं तो प्रेगनेंसी कैन बी अवॉइडेड, ठीक है। और अवॉइड प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्स भी, ठीक है। ये ऑलरेडी छोटी सी लाइन थी बस कि 72 आवर्स ऑफ कोइटस जो है ना, तो मतलब इफेक्टिव रहता है, यूज़ कर ले अगर ड्यूरिंग दैट पीरियड, तो प्रेगनेंसी कंसीव होने से बच सकते हैं। तो ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव वाले केस में यूज़ होता है। ये इम्प्लांट्स का पिक्चर था जो अभी आपके स्क्रीन पे गया, लाइक आप पॉज करके चेक कर सकते हो। सिलिकॉन इम्प्लांट्स जो कि एनसीईआरटी में भी डायग्राम दे रखा हुआ है, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में मैं यहाँ पे नोट्स लिख रही हूँ, तो आप स्क्रीन अभी थोड़ा सा ब्लर है बट क्लियर होगा और यहाँ पे नोट्स आएंगे। बस वही बात है कि प्रोजेस्ट्रोजेंस या फिर प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन या आईयूडीज होते हैं जो कि यूज्ड होते हैं विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस। इफेक्टिव होता है इमरजेंसी केसेस में, ठीक है। और प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए रेप केसेस में, या मान लो कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्स भी हो गया तो उस केस में भी बढ़िया है इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आएगा डैट विल बी सर्जिकल मेथड्स, या स्टेरिलाइजेशन बोलेंगे, और टर्मिनल मेथड्स। देखो, सर्जिकल मेथड में मतलब हमने सर्जरी कर देंगे ना, तो सबसे अच्छी बात इसमें ये होती है कि पोर रिवर्सिबिलिटी। भाई वापस से तुम उसको ठीक नहीं करते, मतलब क्योंकि सर्जरी हो गया ना यार। एंड इवन इफ़ यू वांट टू कंसीव अगेन, बहुत ही लो चांस है कि हो पाएगा कंसीव, क्योंकि आपने सर्जरी कर दिया मतलब इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट परमानेंट कि अब बेबी कॉन्सीव नहीं करनी है, मतलब दैट्स द थिंग, राइट। तो इसमें ये आएगा वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। देखो, मेल फीमेल। तो वेसेक्टोमी में जो मेल है उसमें वेसेक्टोमी करा जाता है और फीमेल्स में ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, ठीक है। देखो, मेल्स में वेसेक्टोमी जो है उनका जो वास्ट डिफरेंस है,
नेक्स्ट चैप्टर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टडी करेंगे, तो उसमें तुम्हें वैसे भी नीट वाले बच्चे हो भाई, यू ऑलरेडी नो अबाउट कि मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में क्या क्या चीज़ें आती है, फीमेल्स में क्या क्या, ऑलरेडी तुम्हें सब कुछ पता है, राइट। तो वैसेक्टोमी मेल्स में क्या होता है ना, स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसेशन। डॉक्टर्स एक छोटा सा इंसेशन करेंगे और स्क्रोटम के थ्रू करा जाता है, स्क्रोटम के थ्रू, और वास्ट डिफरेंस में छोटा सा कट लगा देंगे, कट करके और उसको अलग अलग सेपरेटली टाई कर देंगे। इससे क्या होगा कि अपना जो स्क्रोटम यानी जो सेमिनल वेसिकल, हमने ये सब चीज़ें पढ़ी हुई है, मतलब पढ़ेंगे आगे, तो जो स्पर्म्स यानी जो सीमेन है ना, वो सीमेन वाला पार्ट वास्ट डिफरेंस तक जब आएगा ना, तो उसके आगे बढ़ नहीं पाएगा वो, क्योंकि भाई वास्ट डिफरेंस पे आते ही वहाँ पे कट कर दिया हमने, टाई कर दिया है, तो उससे आगे बढ़ नहीं सकता। इसका मतलब ये है ना कि अगर बंदा फिर भी इजैकुलेशन करता है ना, ओके लेट्स से इजैकुलेशन फिर भी करता है बंदा, तो सीमेन तभी भी आएगा, बट स्पर्म्स नहीं आएंगे। ये हमें पता है कि सीमेन क्या चीज़ से बनता है, सीमेन में स्पर्म रहता है, स्पर्म के अलावा कुछ कुछ अपने जो प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये सारे जो सिक्रीशंस करते हैं, तो इनके सिक्रीशंस और स्पर्म ये सब कंबाइन होके मिलता है अपने पास क्या, सीमेन, राइट। तो यहाँ पे जब हम वास्ट डिफरेंस कट कर देंगे ना, तो क्या होगा कि स्पर्म नहीं आएगा, सिर्फ सीमेन आएगा जब बंदा इजैकुलेशन करेगा। फीमेल्स में ना क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब है, वजाइना के थ्रू या फिर एब्डोमेन के थ्रू भी फेलोपियन ट्यूब में हल्का सा कट कर देंगे और उसको सेपरेटली टाई कर देंगे। तो जो ओवा है वो फेलोपियन ट्यूब से आगे बढ़ेगा ही नहीं, और स्पर्म तो वैसे भी फेलोपियन ट्यूब में जो 3 पार्ट्स है हमें पता ही है, वहाँ पर जाके मीटिंग होगी, तो ओवा से आगे बढ़ नहीं पा रहा, तो स्पर्म से मीटिंग हो नहीं पाएगा, और उस तरीके से हम बचा सकते हैं मीटिंग होने से, ठीक है। देखो अब ये सब करने के बाद ना थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स तो होते हैं, ठीक है। मतलब जो भी हम नेचुरल ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ कर रहे हैं, तो साइड इफ़ेक्ट्स क्या होता है कि थोड़ा सा नूज़िया वाली फीलिंग आएगी, एब्डोमिनल पेन रहेगा तुम्हें, वीमेंस का चांसेस है कि ब्रेस्ट कैंसर हो जाए, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन भी हो जाता है, पीरियड्स कभी आगे पीछे, कभी ये सब इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, एब्डोमिनल पेन चलता रहेगा, ठीक है। तो ये सारे अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर सबसे लाइन में दिख रही है आपको, हाईली इफेक्टिव बट पोर रिवर्सिबिलिटी। ये जो है ना, मैंने सर्जिकल मेथड की बात करी है कि हाईली इफेक्टिव है, इफेक्टिव इसलिए क्योंकि कोई चांस नहीं है कि अब प्रेगनेंसी हो पाए, और पोर रिवर्सिबिलिटी है, मतलब तुम अगर चाहते हो फ्यूचर में कभी, तुम नहीं कर पाओगे फिर, ठीक है, यू वॉन्ट बी एबल टू कंसीव, पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना MTP आता है। MTP इज़ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। MTP को हम बोल सकते हैं इंटेंशनल, अपने जानबूझकर अपनी मर्ज़ी से, है ना, वॉल्यूंटरी, खुद की इच्छा से भाई कर रहे हो आप, और इसको इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी बोलते हैं, ठीक है, MTP को। कि फुल मंथ्स बच्चे का 9 मंथ्स का होता है, हमें पता है, बट बिफोर फुल टर्म से पहले अगर तुमने करा लिया बच्चे को, तो डैट इज़ लाइक MTP हो जाएगा, ठीक है। मतलब तुमने अबॉर्शन करा दिया, या फिर खुद की इंटेंशन से, या फिर मान लो कि बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटीज़ आ गया, ठीक है, तो उस केस में डॉक्टर सजेस्ट करते हैं MTP करना। देखो नियरली ना 45 to 50 मिलियन MTPs आर परफॉर्म्ड इन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। भाई पूरे वर्ल्ड में कम से कम 45 to 50 मिलियन MTPs होते हैं एक साल में, एवरी ईयर, ठीक है। मतलब तुम ऐसे मान लो कि एक साल में अगर ऐसे मान लो कि 1/5 ऑफ द नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज कॉन्सीव्ड इन अ ईयर, इसका मतलब 5 आउट ऑफ 5 में से, मतलब 1/5 जो प्रेगनेंसीज है ना भाई, इतने MTPs होते हैं, ठीक है। रीजंस क्या क्या है, क्या मतलब रीजंस है MTPs करने के, रीज़न क्या है। देखो पहली चीज़ तो ये है कि टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज। मान लो कपल्स रेडी नहीं थे, ठीक है, टू टेक केयर ऑफ द बेबी एंड सच थिंग्स, और उनसे किसी गलती के थ्रू, मतलब मान लो कि उनके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी उस टाइम पे काम नहीं करे, और ऐसे केस में इसलिए लिख दिया मैंने यहाँ पे कि फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज्ड ड्यूरिंग कोइटस। मान लो तुम कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर रहे हो कोइटस के थ्रू और वो फेल हो जाता है, ठीक है, तो इस केस में टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज लोग MTP करा लेते हैं कि भाई हमें ये बच्चा नहीं करना है। दूसरी हो सकती है एसेंशियल इन केसेस फॉर कॉन्टिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल टू बोथ मदर्स एंड फीटस। मैंने पहले ही बोल दिया था कि डॉक्टर्स बच्चे का, हमें पता है कि कोई प्रेग्नेंट होता है तो अल्ट्रासाउंड, सो मेनी थिंग्स करते हैं, राइट, वो तो उस टाइम पे डॉक्टर्स को दिख जाता है कि बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, जैसे पहले हमने देख लिया था।
तो किसी टाइप का कोई जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर मान लो ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें बच्चे के साथ साथ मम्मी को भी हार्म है कुछ भी, तो इस केस में एमटीपीज कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन एमटीपीज शुड बी परफॉर्म्ड, कब करना चाहिए, कब करना सही है। 9 मंथ्स का होता है ना बच्चा पेट में, वूम में, राइट। तो किस टाइम पे बेस्ट है परफॉर्म करना एमटीपी को, ठीक है। सेफर ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब 3 मंथ्स, स्टार्टिंग में जो 3 मंथ्स प्रेगनेंसी के होते हैं ना, उस टाइम पे बोल सकते हैं कि एमटीपी कराना सेफ रहता है, ठीक है। इसीलिए मतलब बोल सकते हैं कि डॉक्टर्स फर्स्ट स्टार्टिंग के 2-3 मंथ्स के अंदर अंदर और अच्छे से चेक कर लेंगे कि बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी है तो नहीं, राइट। तो सेफर रहता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी फर्स्ट 3 मंथ्स में, ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर चलता है यानी 6 मंथ्स में जब आता है, तो उस टाइम पे बहुत रिस्क हो जाता है, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट, डेट इज़ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एमटीपीज। प्रॉब्लम क्या क्या है। इलीगली बाय अनक्वालिफाइड क्वैक्स, पता है गांव वगैरह में, विलेजेस में पुराने टाइम में ऐसा था, कोई दाई होती है, कोई अम्मा होती है, वो लोग को बुलाया जाता था कि भाई आप एबॉर्शन कर दो, आप ये कर दो, आप बच्चे को डिलीवर कर दो, सो मेनी थिंग्स। तो ये क्या है ना भाई, इलीगल है। वो प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स नहीं है भाई कि उनसे आप करवा रहे हैं। तो उस टाइम पे प्रॉब्लम होता है जब कोई अनक्वालिफाइड बंदा आपका एमटीपी करे, तो ये सब चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ क्या हुआ ना कि मिसयूज़ होने लगा बाय मिसयूज़ ऑफ एमनियोसेंटेसिस, यानी भाई मैंने बताया था कि सेक्स डिटर्मिनेशन करने लगे। थर्ड पॉइंट पे है इफ़ फीटस फीमेल है तो एमटीपी करा दिया। पहले के ज़माने में सेक्स डिटर्मिनेशन बच्चे का करते थे, अगर वो लड़की हो गई तो फिर बच्चा वो सफाई करवा देती कि भाई हमें नहीं चाहिए, लड़का चाहिए। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स आई थी, ठीक है। डेंजरस है मदर के लिए, फिटस के लिए ऐसा कोई केस करना, आगे कब क्या सही है क्या गलत है, डॉक्टर्स नो द बेस्ट। एमटीपीज इसलिए देखो ये सब एमटीपी वगैरह ना इलीगली परफॉर्म करने लगे, क्योंकि कुछ लोग ये जो अनक्वालिफाइड क्वैक्स है मैंने बोला, ठीक है, फिर सेक्स डिटर्मिनेशन की वजह से करते थे। तो इसीलिए एक एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट आया 2017 में, जिसने क्या करा, ये एक्ट के थ्रू पता चल गया कि नहीं भाई अब तुम ऐसा नहीं कर सकते कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बच्चे को मार रहे हो आप, ये सब चीज़ें रोक दिया गया ये एक्ट आने के बाद कि नहीं अब ऐसा नहीं होगा। नाउ डॉक्टर्स विल डिसाइड कि कब क्या करना है कब क्या नहीं करना है, ठीक है। तो इलीगल अबॉर्शंस वगैरह के लिए ये एक्ट आया था। और नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आ जाएगा एसटीडीज़। एसटीडीज़ क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जिसका दूसरा नाम भी वेनेरियल डिजीज़ बोल सकते हैं, वीडी, और इसी को बोलते हैं आरटीआई। आरटीआई हो जाएगा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ठीक है। तो इसमें यार देखो बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे अपने पास, जैसे गोनोरिया, साइफिल्स, जेनाइटल हर्पीस, क्लाइमिडायासिस, जेनाइटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी लीडिंग टू एड्स आर सम ऑफ द कॉमन एसटीडीज़। अब देखो मैं ना नेक्स्ट पेज पर एक बढ़िया सा टेबल बनाने वाली हूँ और स्टार मार्क्स मैंने उस पर बना दिए। देखो ये जो टेबल है ना, ट्रस्ट में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टेबल से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है ना कि मैंने इसमें ऑलरेडी सेपरेट करके लिख दिया है कि बैक्टीरियल डिजीज़ कौन से हैं, वायरल वाले से कौन से होता है एसटीडीज़, प्रोटोजोल वाले कौन से एसटीडीज़ हैं। मैंने सेपरेटली इस टेबल को मैं लिखने वाली हूँ, और तुम इस टेबल को अच्छे से गो थ्रू करना। सबसे अच्छी बात है कि मैंने अपने टाइम पे भी इसको एक आइडिया से पढ़ा था। ऑब्वियसली सिंपल सा है, आप देखोगे तो आपको भी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको याद करना इज़ काफ़ी इजी, और इस पेज पर मैंने ये सब एग्जांपल्स लिख दिए हैं, बट नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे कि मैंने एक प्रॉपर टेबल बनाकर लिख रही हूँ मैं, ठीक है। तो बैक्टीरियल एसटीडीज़ में सबसे पहले गोनोरिया आ जाएगा, जिसका पैथोजन हो जाएगा नेज़ीरिया गोनोरिया। पैथोजन क्या होता है, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं, और जो गोनोरिया
होगा ना तो मतलब नेज़ेरिया गोनोरिया एक पैथोजन है जो कि डिजीज़ कैरी करता है। दूसरा आ जाएगा अपने पास साइफिलिस जिसका हो जाएगा ट्रेपोनेमा पैलिडम, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा अपने पास क्लेमिडायासिस, तो क्लेमिडायासिस का हो जाएगा अपने पास क्लेमिडाया ट्रैकोमोनाटिस। देखो गोनोरिया का याद करने का सिंपल तरीका है, एमसीक्यू नेट बेस्ड है। तो गोनोरिया का जो पैथोजन है नेज़ेरिया गोनोरिया, तो ऑप्शन में जहाँ भी गोनोरिया दिखे उसको टिक कर देना, ठीक है। क्लेमिडायासिस का भी पैथोजन सेम नाम आ रहा है, उसमें भी क्लेमिडाया ट्राइकोमोनाटिस, तो यहाँ पे भी सेम तुम्हारे लिए याद करना आसान हो गया क्योंकि ऑलरेडी आधे नाम तो उसमें हो रहे हैं। नेक्स्ट हो जाएगा अपने क्या देखो कैनक्रोइड जो है ना हेमोफाइलस डक्ट्रे, आई डोंट नो इफ दिस इज़ इंपॉर्टेंट और नॉट, ये तो ज़रूरत नहीं है ये वाला, ठीक है। फोर्थ वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने पढ़ा भी नहीं था तो हटा सकते हैं इसको, ठीक है। वायरल एसटीडीज़ में अपने पास है तो जेनाइटल हर्पीस है, तो एचएसवी इसका पता है तुम्हें ऑलरेडी कि हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी का भी याद करना आसान है क्योंकि हेपेटाइटिस बी का जो पैथोजन है उसमें भी हेपेटाइटिस बी वायरस लिख देना है बस, दैट्स ऑल। ऊपर वाला का भी सेम है ना, हर्पीस है दोनों साइड में, तो इसको भी याद हो गया फिर, लेकिन एचएसवी का फुल फॉर्म याद रख लेना तभी आएगा तुम्हें। जेनाइटल वॉर्ड्स हो गया तो एचपीवी है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हो जाएगा, ओके। तो ये तुम्हें याद करना पड़ेगा क्योंकि इसके नाम जो है मैच नहीं कर रहे, सेम नहीं है। एड्स का तुम्हें ऑलरेडी बहुत स्टार्टिंग बेसिक क्लासेस से पता है एचआईवी होता है। नेक्स्ट प्रोटोजोअल एसटीडीज़ है तो उसके पैथोजन क्या, ओके ट्राइकोमोनियासिस है ना, तो इसका पैथोजन भी ट्राइकोमोनियास वेजिनाइलिस नाम में आ रहा है इसका। तो इसलिए क्या है कि इसमें हम चेक कर सकते हैं ना कि ट्राइकोमोनियासिस का ट्राइकोमोनास वेजिनाइलिस, ठीक है। गोनोरिया का नेज़ेरिया गोनोरिया, फिर क्लेमिडायासिस का क्लेमिडाया ट्रैकोमोनाटिस, जेनाइटल हर्पीस का एचएसवी हर्पीस आ रहा है, और फिर हेपेटाइटिस बी का हेपेटाइटिस बी वायरस। तो यू कैन सी कि मैं यहाँ पे मार्क करके तुम्हें बता रही हूँ कि इसको याद करना कितना आसान है क्योंकि दोनों में नेम्स सिमिलर है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी का हेपेटाइटिस बी हो गया, ट्राइकोमोनियासिस का ट्राइकोमोनियासिस, तो ये सब सेम। तुम्हें याद क्या करना है, जेनाइटल वॉर्ड्स का याद करना है, कैनक्रोइड का याद करना है, साइफिल्स का याद करना है, बस तुम्हें ये याद करनी है, बाकी सारी चीज़ें तो सेम से मैच कर रही है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट्स जहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी और जो एचआईवी है ना, देखो हेपेटाइटिस बी और एचआईवी दोनों ना ये सेक्स रिलेटेड चीज़ों से हो रही है तुम्हें, तो ये क्या है ना कि कैसे ट्रांसमिट होता है ना। हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी कैसे ट्रांसमिट होता है, शेयरिंग ऑफ इंजेक्टेड नीडल्स। भाई किसी को इंजेक्शन डॉक्टर ने यूज़ किया और सेम इंजेक्शन में किसी और को भी पेशेंट ने डॉक्टर ने दूसरे पेशेंट पे यूज़ करा, तो इसके थ्रू ना एचआईवी फैलता है, ठीक है। तो शेयरिंग नीडल्स का जो है ना, शेयरिंग ऑफ नीडल्स नहीं होता है हॉस्पिटल में, तुमने देखा होगा एक प्रॉपर पेशेंट के लिए एक न्यू इंजेक्शन पैकेट से निकलेगा, फिर वो यूज़ करने के बाद इन द डस्टबिन, राइट, देखा होगा तुमने। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, भाई ब्लड इसलिए तो देखना पड़ता है ना, ऐसे कैसे मुंह उठा के किसी का भी खून किसी में भी चढ़ा दिया, नहीं भाई, ठीक है। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, ऐसा भी होता है कि मदर अगर इन्फेक्टेड है तो बच्चा भी उसमें चला जाता है वो इन जीन्स, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये तीनों नाम को अच्छे से भाई याद रख लेना, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आता है एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस और एचआईवी। ऊपर वाला टॉपिक भी हेपेटाइटिस बी और एचआईवी के बारे में ही पढ़ा है तुमने, बस इसमें एक और जेनाइटल हर्पीस निकाल देना। ये तीन चीज़ें हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस और एचआईवी, ये तीनों चीज़ें एक ऐसी चीज़ें हैं ना जो कि क्योर करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। जो प्रीवियस पेज में तुमने जो टेबल पे सारे डिजीज़ेस पढ़े ना, वो सारे क्यूरेबल है अगर तुम्हें टाइम से पहले, ज़्यादा लेट होने से पहले अगर तुम्हें सिम्टम्स मिल गए, तुमने चेकअप करा लिया, डॉक्टर को मिल गया, तो वो सारी चीज़ें क्यूरेबल है। बट ये जो तीन चीज़ें हेपेटाइटिस बी है, जेनाइटल हर्पीस और एचआईवी, ये तीनों चीज़ क्योर करना इट इज़ लाइक नॉट पॉसिबल, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं कि ये तीनों हो गया तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि बंदे की डेथ होगी, ठीक है। बाकी सारे जो डिजीज़ेस है क्योरेबल है, कम्प्लीटली क्योरेबल अगर तुमने पहले डिटेक्ट कर लिया तो। अर्ली सिम्टम्स देखो इतने आसान से बेसिक से आएंगे ना, जैसे ईचिंग होगा, फ्लू डिस्चार्ज होगा, ठीक है, और पेन होगा, स्लाइट पेन होगा, स्वेलिंग हो जाएगी उस पार्ट में, तुम्हारे जो
प्राइवेट एरियाज़ है, वहाँ पे ईचिंग होगी बहुत ज़्यादा, फ्लूइड डिस्चार्ज होने लगेगा, स्वेलिंग होगा। तो अर्ली सिम्पटम्स बहुत बेसिक से लगते हैं, पता ही नहीं चल पाएगा, लेकिन लेटर सिम्पटम्स बहुत खतरनाक वाले होते हैं, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी जब वो प्रेगनेंसी है ना जहाँ पर तुम्हें पता है कि स्पर्म और ओवा को फैलोपियन ट्यूब में मिलना चाहिए, ज़ायगोट बनकर और 8 ब्लास्टोमेट्स होके फिर नेक्स्ट 32 36 ये जब इतना जब बनता है, मोर देन 8 ब्लास्टोमेट्स जब बनता है, तो फिर उसको कहाँ आ जाना चाहिए, इन द यूटेरस, राइट, और वहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो पार्ट है ना जहाँ पर फैलोपियन ट्यूब के अलावा कहीं और ज़ायगोट फॉर्मेशन हो जाए और वहाँ बच्चा हो जाए, तो ऑब्वियसली फैलोपियन ट्यूब तो फट जाएगा ना यार। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो हो गया जब गलत जगह पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है, कैंसर हो जाता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक का, स्टिल बर्थ का मतलब बच्चा पैदा तो हुआ बट मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ, इनफर्टिलिटी, अबॉर्शंस, ये सारी चीज़ें बाद में उन्हें लगता है कि अबॉर्शन होने लग रहा है, इनफर्टिलिटी है, माँ नहीं बन पा रहे हैं, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस PID हो जाता है, ये सब चीज़ें। तो देखो, ऑल पर्सन्स आर वल्नरेबल टू STD, सब कोई वल्नरेबल है टू STD, और स्पेशली ना जो अपना ये एडोलेसेंस वाला एज जो 15 to 24 ईयर्स है ना, इस एज में बहुत ज़्यादा चांस है किसी को भी STD होने का। प्रिवेंशन क्या है, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स, भाई तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे पार्टनर के बारे में कि उसको क्या बीमारी है क्या नहीं है, और यू आर जस्ट हैविंग फिजिकल इंटरेक्शन, तो वो अवॉइड करना, मल्टीपल पार्टनर्स भी अवॉइड करना है, यूज़ कॉन्डम्स, और अर्ली ट्रीटमेंट, भाई जितना जल्दी हो जाए पहले से ट्रीटमेंट शुरू कर दो, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है अपने पास, इनफर्टिलिटी, ठीक है। इनफर्टिलिटी क्या है, इनफर्टिलिटी वो है जब कपल्स जो है बच्चे, मतलब 2 साल तक उन्होंने प्रॉपर कोइटस करके ट्राई कर लिया है बट फिर भी देयर इज़ नो प्रेगनेंसी, ठीक है। तो नॉट एबल टू प्रोड्यूस बेबीज़ इवन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड कोइटस फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स से तुमने अनप्रोटेक्टेड कोइटस करा बट फिर भी अगर बच्चे नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यू कैन गो टू, मतलब अब हो सकता है इनफर्टाइल कपल से, ठीक है, लेकिन यू कैन गो टू अ डॉक्टर, फिर वो तुम्हें IVF वगैरह और ये सब चीज़ों के बारे में बताएंगे, और उसके थ्रू भी तुम अपने खुद के बच्चे कर सकते हो, राइट। देखो, इंडिया में तुम्हें पता है पुराने ज़माने से चलते आ रहा है, पढ़ाई लिखाई करते नहीं होंगे लोग, उनका दिमाग तो ये सब पे होता ही नहीं होगा। तो पुराने ज़माने में क्या था कि फीमेल्स को ब्लेम करा जाता था कि तेरे वजह से लड़की हो गई, ठीक है, फीमेल्स को ब्लेम किया जाता था। बट अब हम पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि नहीं, फीमेल्स की कोई गलती नहीं है, मेल पार्टनर की वजह से होता है ऐसा, ठीक है। तो प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर। बट ठीक है यार, मेल पार्टनर का भी हाथ थोड़ी है, उसकी मर्ज़ी थोड़ी है कि नहीं मेरे को लड़का करना है लड़की करनी है, उसको क्या पता है कि उसका स्पर्म जो निकल के आ रहा है तो वाई वाला फर्टिलाइज करेगा कि एक्स वाला, उसको भी तो नहीं पता। तो गलती तो किसी की नहीं है, राइट। वो तो सिर्फ एक लक फैक्टर है, क्योंकि 50% चांस एक्स क्रोमोसोम का होता है और 50% चांस वाई क्रोमोसोम का होता है, तो वो सिर्फ एक लक फैक्टर है, राइट। देखो, टेक्निक इन्वॉल्व क्या किया जाता है इसके लिए, आर्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज आर्ट, ये टेक्निक यूज़ किया जाता है फॉर दोज पीपल जो कि बेबीज़ नहीं कर पा रहे हैं। मान लो किसी में होता है कि फ़ीमेल में प्रॉब्लम है, मतलब नॉट इन दैट वे, मतलब मान लो कि फीमेल का ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं हो रहा है, इरेगुलर है, या फिर मेल का मान लो कि इंसेमिनेशन प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, उसका मेल का मान लो कि स्पर्म काउंट ही लो है, भाई स्पर्म काउंट जब प्रॉपर उतना होगा ही नहीं कि, तो फिर कैसे इंसेमिनेशन करने से भी कैसे होगा कि बच्चे हो जाए, राइट। देखो, इसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती है, इन विट्रो और इन विवो। इन विट्रो की बात करें IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है। अब देखो, इसमें ये मत सोचना कि बच्चा टेस्ट ट्यूब में बनता है, ओ बच्चा दिख रहा है सोते हुए टेस्ट ट्यूब में, ऐसा नहीं है भाई मेरे। क्या होता है कि टेस्ट ट्यूब में हमने स्पर्म और एग को फर्टिलाइज़ कराते हैं, जब एक बार फर्टिलाइजेशन होकर ज़ाइगोट बन जाता है तो उसको निकाल के वापस से फीमेल बॉडी में डाल दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि ज़ाइगोट ब्लास्टोमियर बनना है, गैस्ट्रोलाइज स्टेज में जा रहा है और सारी चीज़ें टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ओवा कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द वाइफ या फिर डोनर से, और वैसे ही स्पर्म भी किसी मेल या डोनर से लिया जाता है। और देखो, IVF में ना, इन विट्रो में अपने 2 प्रोसेसेस आ जाते हैं, एक ज़िफ्ट और एक IUT, सॉरी, IUT इज़ द इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफ़र हो गया, और एक ज़िफ्ट इज़ द ज़ाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, ठीक है। ज़ाइगोट वाले में क्या होता है, ये ट्रांसफ़र करता है ऑफ द ज़ाइगोट और अर्ली एम्ब्रियोस,
ओके, तो मान लो कोई ऐसी फीमेल है जिसका ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं है, मतलब मान लो फीमेल की वजह से कोई दिक्कत हो रही है, तो क्या करते हैं कि कोई डोनर है जिसका एग मतलब ज़ाइगोट हम ले सकते हैं, ठीक है, और ज़ाइगोट को ट्रांसफ़र करते हैं। अगर ज़ाइगोट 8 ब्लास्टोमेरेस तक है ना, तो उसको फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे, बट इफ़ इट इज़ मोर देन 8 ब्लास्टोमेरेस स्टेज, तो फिर उसको कहाँ पे प्लेस करेंगे हम, यूटरस में, ठीक है। और यही वाला है अपना आईयूटी का, कि आईयूटी में हम क्या करते हैं कि जब मोर देन 8 ब्लास्टोमेरेस स्टेज चला जाता है ना ज़ाइगोट, तो फिर उसे हम आईयूटी यानी इंट्रा यूटरिन ट्रांसफ़र बोलते हैं, ठीक है। और फिर अपना जो एक और पार्ट इसमें इन्वॉल्व है, डैट इज़ आईसीएसआई। आईसीएसआई क्या है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। जो एग है ना फीमेल बॉडी में, ठीक है, हम इंजेक्शन में लेते हैं स्पर्म सीमेन को, और उसको डायरेक्टली फीमेल के बॉडी में वजाइना के थ्रू, एब्डोमेन के थ्रू, जैसे भी हम एग में डायरेक्टली इंजेक्शन को प्लेस करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, तो इसके थ्रू भी होता है, ठीक है। तो आईसीएसआई क्या, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी एक सिंगल स्पर्म को लेंगे और उसको इंजेक्ट कर देंगे डायरेक्टली इसमें, ओवा में, एग में, ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग। नेक्स्ट टॉपिक इज़ गोइंग टू बी इन वीवो फर्टिलाइजेशन, और इन वीवो इस पेज में नहीं है, नेक्स्ट पेज में है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ गोइंग टू बी इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इसमें भी दो पार्ट्स में इन्वॉल्व हो जाता है, अपने पास एआई आ जाता है। एआई इज़ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एआई नहीं है ये, ठीक है, ये बायो वाला एआई है, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और दूसरे साइड में आता है अपने पास गिफ्ट। गिफ्ट क्या हो जाएगा, गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। इसमें हम गैमिट को ट्रांसफ़र करते हैं। पहले वाले में क्या कर रहे थे, जाइगोट को ट्रांसफ़र, जाइगोट इन द सेंस मतलब स्पर्म ओवा अपने पास फर्टिलाइज हो चुका है और उसको जाइगोट बोलते हैं। इस वाले केस में हम गैमिट जो है ना उसको ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, इंटू फैलोपियन ट्यूब। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है ना कि जो सीमेन है कलेक्टेड फ्रॉम जो भी वो होगा मेल, ठीक है, या किसी हेल्दी डोनर से, हस्बैंड से, और आर्टिफिशियली उसको इंट्रोड्यूस करते इनटू वजाइना और यूटरस, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तब करते हैं ना जब मेल बंदा जो है ना प्रॉपर इंसेमिनेशन नहीं कर पा रहा है वो, ठीक है, मान लो स्पर्म काउंट लो है या फिर वो प्रॉपर इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है फीमेल के वजाइना में, तो उस केस में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है फीमेल के वजाइना में, वजाइना के थ्रू करते हैं या फिर इनटू यूटरस डायरेक्ट, ठीक है। तो इसमें आईयूटी आता है, डैट इज़ इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन। देखो अगर तुमने वजाना में कर दिया ना आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तुमने वजाना के थ्रू करा है तो ये हो गया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, बट अगर तुमने उसको इनटू यूटरस कर दिया, डायरेक्ट इंसेमिनेट कर दिया, तो डैट विल बी इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन। मेल पार्टनर जो है ना वो नहीं कर पाते, मतलब जो मेल पार्टनर होते हैं दे आर इनएबिलिटी टू इंसेमिनेट फीमेल, और लो स्पर्म काउंट की वजह से, ये रीज़न मैंने पहले ही बता दिया है। अब नेक्स्ट आता है अपने पास गिफ्ट। गिफ्ट इज़ द गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, ठीक है। तीन स्टेप प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होता है। पहला चीज़ तो ये कि रिमूव करते हैं एग्स को, कंबाइनिंग देम विद द स्पर्म के साथ कंबाइन करेंगे एंड इमिडिएटली उन दोनों को प्लेस कर देंगे इनटू द फैलोपियन ट्यूब्स। इसमें भी क्या होता है, सेम चीज़ है कि मतलब जो है ट्रांसफ़र ऑफ एन ओवम है किया जाता है डोनर इनटू फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल और मदर, ऐसा ऐसे केस में। तो इसमें भी सेम यही है कि मान लो जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में था कि बंदा में प्रॉब्लम था, बंदा इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा था, और गिफ्ट में क्या होगा कि मदर, मान लो कि मदर या फिर जो, हाँ, जो फीमेल है उनका गैमिट नहीं बन पा रहा है प्रॉपर, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम डोनर का गैमिट लेके ट्रांसफ़र करते हैं, इनको देते हैं इनटू द फैलोपियन ट्यूब दे देंगे, ठीक है। तो अपने पास गैमिट रहेगा, फिर इंसेमिनेशन होगा, तब फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, मतलब दैट इज़ द मेथड, ठीक है। और ये गिफ्ट जो है फीमेल्स में करते हैं, जो फीमेल्स आर इनेबल नॉट, आई मीन इन हु हैव द यू नो दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस गैमेट्स, तो उस केस में, ठीक
ठीक है। अब देखो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं आर्ट में। अब देखो हमें पता है कि ऐसे बहुत लोग होंगे जो कि मतलब इनफर्टाइल कपल्स बहुत होंगे जिनके खुद के बेबीज़ नहीं हो पाते होंगे, राइट? तो ऐसा क्यों है कि अगर किसी कोई इनफर्टाइल कपल है तो ऐसा क्यों है कि वो फिर भी कोशिश मतलब सोच नहीं रहा है कि किसी तरीके से भाई मेरे कांटेक्ट में भी मैंने ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ मैं जिनके बच्चे नहीं हैं तो उस टाइम पे तो मुझे नहीं पता बट आज के ज़माने में ऐसा हो गया है ना कि अपने पास आर्ट आया हुआ है, राइट? लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स है। देखो आर्ट जो है ना एक्सपेंसिव है, पैसे बहुत खर्च होंगे। ऐसे मूवीज़ वगैरह में भी देखा है मैंने कि लाखों रुपए लग जाते हैं क्योंकि आसान नहीं है। तो प्रॉब्लम यही आता है कि एक्सट्रीमली हाई प्रिसिशन हैंडलिंग क्योंकि स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स करते हैं भाई, ठीक है? एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली खर्चा वर्चा तो लगेगा ना। और ओनली अवेलेबल इन फ्यू सेंटर्स, वैसा नहीं है ना कि ये कोचिंग सेंटर है कि हर जगह मिल जाएगा, ठीक है? तो ये हर जगह इंडिया में नहीं मिल पाएगा, ईज़िली अवेलेबल नहीं है हर जगह, सेंटर्स कम है इसके। और कुछ लोगों का ऐसा भी है कि इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल प्रॉब्लम है। मतलब होता है ना कि डोनर अगर किसी दूसरे धर्म का हो गया, जो डोनर हमें मिल रहा है मान लो, और वो डोनर अगर दूसरे रिलीजन का है या फिर कोई और काम करता है, कुछ ऐसा जो सोसाइटी में जिसको अच्छा नहीं मानते हैं, या फिर कोई ऐसा जेंडर या फिर नॉट जेंडर मतलब किसी ऐसे धर्म या जात का है जिसका लोग इतना मानते हैं कि भाई मैं इनसे नहीं करवा सकता, ये मेरे को एज अ डोनर नहीं चाहिए, या फिर सरोगेसी का भी पता ही है। तो कुछ लोग हैं जो धर्म जात को भी देखते हैं फिर करते हैं, इसलिए तो लीगल एडॉप्शन ऐसे केस में भाई एडॉप्शन कर लो आप, बेस्ट मेथड है।